दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि आप व्हाइट बोर्ड पर देख पा रहे हैं, लगातार हिंदी के चैप्टर पर मैं आपसे बात कर रहा हूं। आज वर्णमाला की हमारी अगली टॉपिक आपके सामने लिखी गई है शब्द। जैसा कि इसके पहले मैंने आपके सामने ऑलरेडी 4 लेक्चर आप प्रोवाइड किया और उम्मीद करते हैं कि बेहतरीन तरीके से आपने उसे पढ़ा होगा। अगर कहीं आपको कन्फ्यूजन है, कहीं दिक्कत है, तो प्लीज़ मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप कमेंट सेशन में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको उस चैप्टर में समस्या कहाँ आ रही है। तो फिलहाल के लिए चलिए हम आज आपके सामने शब्द नामक टॉपिक पर आपसे बात करना प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, अगर देखा जाए हिंदी वर्णमाला टॉपिक से कहीं भी अगर किसी भी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो वहां पर वर्णमाला टॉपिक आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होता है। जैसा कि एक चीज़ और आप सभी जानते हैं कि आपकी आने वाली जो आगामी वैकेंसी है वह लेखपाल की भर्ती बहुत जल्द से आ रही है और लेखपाल भर्ती में यह मान के चलिएगा कि 3 से 4 नंबर आपके इस लेखपाल भर्ती में वर्णमाला टॉपिक से पूछे जाएंगे क्वेश्चंस। और यहाँ एक चीज़ आप और जानिएगा कि जितने भी यहाँ आपके टॉपिक प्रोवाइड की जा रही है, मैं 100% दावे के साथ यह कह सकता हूँ कि किसी भी वैकेंसी में अगर आप इस चैनल के माध्यम से जितने भी वीडियोस प्रोवाइड की जा रही है, अगर आप पढ़ रहे हैं तो एक भी क्वेश्चन अगर इस चैप्टर से बाहर आ जाए तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। तो फिलहाल के लिए ज़्यादा बातें न करते हुए आते हैं अपने लेक्चर की तरफ। वीडियो शुरू करने से पहले एक निवेदन मैं आपसे करना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चलिए देखिए, सबसे पहले लिखा गया है शब्द। सवाल उठता है, जाहिर सी बात है, अगर शब्द लिखा गया है तो आपके मन में आ रहा होगा कि हम शब्द किसे कहते हैं। देखिए, अगर हम बात करें शब्द किसे कहते हैं तो आप कहेंगे एक या एक से अधिक अक्षरों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को हम शब्द कहते हैं। देखिए, आपसे पूछा जा सकता है कि भैया शब्द आप किसे कहते हैं, तो यहाँ या तो आपको ये परिभाषा याद करनी है या तो ये परिभाषा। हमने 2 परिभाषा लिखा है। सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। समूह आप सभी को पता होगा कि समूह किसे कहते हैं। जैसे अगर कई चीजें एक साथ रखी जाती हैं तो वह समूह होता है। ठीक है, आप चाहे इसे याद करें, हमने ओवार करके यहाँ लिखा है, आप देख पा रहे हैं। एक या एक से अधिक अक्षरों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को हम शब्द कहते हैं। और आप दूसरे लैंग्वेज में अगर कहें तो सार्थक ध्वनि समूह को हम शब्द कहते हैं। अब जैसे आपके मन में आ रहा होगा, आपने इस परिभाषा को देखा तो डाउट उठता है कि हम क्यों कहते हैं शब्द। ठीक है, तो यहाँ आप देख पा रहे हैं लिखा गया है मन एक शब्द है। जाहिर सी बात है कि मन एक शब्द है और मन एक शब्द है जो 4 वर्णों से मिलकर बना है। एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि अगर आप शब्द चीज से परिचित नहीं है तो आपके मन में आ रहा होगा कि मन में तो हमारा सिर्फ 2 ही वर्ण है, लेकिन हमने यहाँ लिखा है कि जो 4 वर्णों से मिलकर बना है। क्यों? आप जानते हैं, हमने एक चीज बताया है, जब व्यंजन टॉपिक पर आपसे बात कर रहे थे तो हमने बेहतरीन तरीके से आपको बताया था कि जो आपका व्यंजन होता है वह किसी न किसी स्वर की सहायता से बोला जाता है। व्यंजन अपने आप में स्वतंत्र नहीं होता, लेकिन अगर हम स्वर की बात करें तो स्वर जो होता है अपने आप में स्वतंत्र होता है। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं जो मन हमारा लिखा गया है, हम अपने मन की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ मन एक शब्द हमने लिखा है। मन जो लिखा है, मन, ये दोनों हमारा व्यंजन है। और व्यंजन जब 2 जो है स्वर की सहायता से बोला जाता है तो यहाँ आप देख पा रहे हैं जो है मन एक शब्द है जो 4 वर्णों से मिलकर बना है, जिसमें माँ धन आ, ना धन आ। आपने देखा 4 वर्ण हुए कि नहीं हुए, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, और 2 अक्षरों से मिलकर बना है। 2 अक्षर आप देख पा रहे हैं। अब अक्षर किसे कहते हैं? जिसका हम क्षरण नहीं कर सकते उसको हम अक्षर कह सकते हैं। 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि अक्षर की परिभाषा आप बताइए, तो आप कहेंगे जिसका क्षरण नहीं होता उसे हम अक्षर कहते हैं। तो फिलहाल के लिए यहाँ आप देख पा रहे हैं मन शब्द, जो हमारा मन हमने यहाँ लिखा है, मन के कितने अर्थ हो सकते हैं? आप कहेंगे मन के हमारे 2 अर्थ हो सकते हैं। पहला अगर हम बात करें, मन का पहला अर्थ है, चाहे आप चित्त कह सकते हैं या हृदय कर सकते हैं। और मन जो होता है एक मात्रक होता है। आप जानते हैं, आप पहले के अगर आदमी से जुड़े हैं, आपके माता पिता होंगे, वो कहते होंगे कि हमें 1 मन चावल दे दीजिए, 2 मन हमें गेहूं दे दीजिए। तो मन का तात्पर्य यहाँ एक मात्रक से होता है। उम्मीद करते हैं कि इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। अभी तक हम शब्द पर चर्चा कर रहे थे, उसके बाद यहाँ हम बात करते हैं आपसे कि शब्द के भेद क्या होते हैं। जाहिर सी बात है कि शब्द के भेद में आपको पहला आता है सार्थक और दूसरा आता है निरर्थक। सवाल एक चीज का आ रहा होगा कि सार्थक किसे कहते हैं, निरर्थक किसे कहते हैं। आप इस शब्द के जो है इस
वर्ड से भी या अक्षर से भी आप परिचित हैं कि सार्थक क्या चीज होता है जिसका अर्थ निकलता है, और निरर्थक क्या होता है जिसका कोई अर्थ ही नहीं निकलता, उसे हम निरर्थक की श्रेणी में रखते हैं। तो चलिए देखिए, निरर्थक का कोई भेद नहीं होता है, इसलिए हमने निरर्थक का भेद नहीं लिखा है। और अगर हम वही बात करें जो सार्थक होता है, सार्थक के टोटल 4 भेद होते हैं, जो कि हमने चारों भेद को नीचे लिखा हुआ है। इसी के क्रम में अगर हम इन चारों भेद के अर्थ से बात करें आपसे, तो हमारा पहला होता है उत्पत्ति के आधार पर जो है शब्द के भेद कितने होते हैं। 1 नंबर के क्वेश्चन में इन चारों टॉपिक से आपसे पूछा जा सकता है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद आप कहेंगे 5 भेद होते हैं। और दूसरा हमारा आता है रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद जो होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। इसी के क्रम में हमारा तीसरा जो आता है रूप या प्रयोग के आधार पर जो शब्द के भेद होते हैं वो 2 होते हैं। और लास्ट में अगर हम बात करें आपसे चौथे नंबर पर, तो अर्थ के आधार पर जो भेद होते हैं शब्द के वो 4 होते हैं। इसलिए आप इसे याद कीजिएगा, जो है उत्पत्ति के आधार पर 5 होते हैं, रचना के आधार पर हमारे 3 होते हैं, और रूप या प्रयोग के आधार पर देखिए यहाँ रूप या प्रयोग लिखा है, रचना या बनावट लिखा है। आपसे एक पूछा जा सकता है रचना के आधार पर शब्द के भेद बताइए या बनावट के आधार पर शब्द के भेद बताइए। इसलिए आप दोनों शब्द को अच्छी तरह से याद करेंगे। रूप के आधार पर जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, और अर्थ के आधार पर जो हमारा भेद होता है वो 4 प्रकार के होते हैं। इतनी बातें आप बेहतरीन तरीके से नोट कीजिएगा, क्योंकि 1 नंबर के क्वेश्चंस में हमेशा यह पूछा जाता है कि पहली चीज तो पूछी जा सकती है कि शब्द के कितने भेद होते हैं, और उसके बाद पूछा जा सकता है अगर जो है सार्थक ध्वनि जो होती है उसके कितने भेद होते हैं, तो आप कहेंगे 4 भेद होते हैं। 1 नंबर में और पूछा जा सकता है कि उत्पत्ति के आधार पर कितने भेद होते हैं, जो है रचना के आधार पर शब्द के भेद, रूप या प्रयोग के, इस तरह से क्वेश्चंस बहुत सारे बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए हम देखिए बात करेंगे आपसे उत्पत्ति के आधार पर। हम पहले टॉपिक पर बात करेंगे और हम तीसरे नंबर पर बात करेंगे, यानी कि 5 प्रकार के और 2 प्रकार के, इन दोनों को हमने छोड़ रखा है। हम अगले लेक्चर में इसे जो है फिनिश करने का प्रयास करेंगे। इसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में हम देंगे, जो दूसरा हमारा लेक्चर आपके सामने प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए देखिए यहाँ लिखा गया है, देखिए उत्पत्ति के आधार पर हमने आपसे बताया कि उत्पत्ति के आधार पर 5 भेद होते हैं। अब वह 5 भेद कौन कौन से हैं, सवाल इस बात का आता है। देखिए हमने यहाँ पहला लिखा है उत्पत्ति के आधार पर 5 भेद होते हैं। उन 5 भेद के तहत अगर हम बात करें तो आप देख पा रहे हैं, पहला आपका भेद है तत्सम, दूसरा आपका है तद्भव और देशज या देशी हमारा होता है, और हम चौथे नंबर पर बात करें विदेशज, और लास्ट में अगर हम बात करें तो संकर। ठीक है, अब आपके तरह तरह के क्वेश्चन दिमाग में आ रहे होंगे कि हम तत्सम शब्द किसे कहते हैं, और उसके बाद तद्भव किसे कहते हैं, देशज किसे कहते हैं, विदेशज या संकर किसे कहते हैं। देखिए उम्मीद करते हैं आज अगर देखा जाए इतनी गर्मी में आपको पढ़ाया जा रहा है, प्लीज मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपना फीडबैक अवश्य दीजिएगा कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है। कहीं आपको कंफ्यूजन से कहीं दिक्कत है तो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझसे जरूर पूछ सकते हैं। चलिए देखिए अगर हम बात करें आपसे तत्सम किसे कहते हैं, यह सब एकदम बेसिक चीजें हैं, ज्यादा इसमें आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, बस इतना आप ध्यान दीजिएगा कि तत्सम हम कहते किसे हैं। आपसे पूछा जा सकता है, देखिए परिभाषा कभी पूछा नहीं है, ध्यान दीजिएगा। परिभाषाएं आपसे वैसे अगर रेयर केस में पूछी जाए तो पूछ ली जाती है, अन्यथा की स्थिति में परिभाषा आपसे नहीं पूछी जाती है, डायरेक्ट आपसे एग्जाम्पल पूछा जाता है कि हम तत्सम शब्द के एग्जाम्पल किसके श्रेणी में रखते हैं। देखिए हमने परिभाषा लिखने का आप बोर्ड पर देख पा रहे हो ढेर सारा लिखा है, ढेर सारा नहीं, यहाँ सिर्फ पचरा लिखा है। ठीक है, ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट यहाँ सिर्फ आप एग्जाम्पल ध्यान देंगे। अगर एग्जाम्पल से आप पकड़ लेते हैं किसी चीज को तो परिभाषा आप स्वयं बना सकते हैं कि परिभाषा हम किसे कहते हैं। अभी जरा सा आप ध्यान दीजिएगा, हम आपको बता रहे हैं तत्सम किसे कहते हैं, तो जब आप तत्सम के इस एग्जाम्पल से परिचित हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि परिभाषा आप स्वयं बनाएंगे। ठीक है, परिभाषा इतनी बड़ी लिखी है आप देख पा रहे हैं, सिर्फ एक ही कारण है कि आपको समझाने का मकसद है मेरा, और परिभाषा यहाँ लिखने से कोई फायदा नहीं है, आप समझ जाइए वही मेरे लिए बेहतर है। चलिए देखिए लिखा गया है कि तत्सम शब्द 2 शब्दों के योग से मिलकर बना होता है। जो तत्सम हमारा होता है वो 2 शब्दों के योग से मिलकर बना होता है। पहला है तत् और दूसरा है सम, तत् धन सम। जहां देखिए तत् धन सम जिसका अर्थ है उसके समान, यानी संस्कृत के समान। अब आप यही संस्कृत शब्द को जो है ध्यान दीजिएगा, आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है, सिर्फ संस्कृत शब्द को आप ध्यान दीजिएगा, अर्थात हिंदी के वे शब्द जो संस्कृत के समान लगे और उसमें कोई परिवर्तन न करना पड़े, वही हमारा तत्सम शब्द होता है।
आप देख पा रहे हैं अग्नि हमारी जो है वह संस्कृत है और वायु जो हमारा है वो भी संस्कृत है, सूर्य कर्ण, ऐसे बहुत सारे शब्द आते हैं। यानी साफ साफ आप अर्थात से देखिएगा, आपसे परिभाषा अगर पूछी जाए तो आप इतना ही लिखिएगा कि हिंदी के वे शब्द जो संस्कृत के समान लगे और उसमें कुछ परिवर्तन ना करना पड़े, वही हमारा तत्सम शब्द कहलाता है। उम्मीद करते हैं कि इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। एग्जाम्पल में बहुत सारा आपको बताऊंगा, फिलहाल के लिए सिर्फ आपको समझाने का मकसद है। हमने 3-4 उदाहरण लिया है, अगर आप उदाहरण से पकड़ लेते हैं तो आपके लिए बेहतर है। चलिए देखिए, यहाँ लिखा गया है तद्भव। अब सवाल उठता है, अगर तत्सम जो होता है वो संस्कृत से मिलकर बना है तो जाहिर सी बात है कि तद्भव जो होगा वह उसका उल्टा होगा। क्यों उल्टा होगा? यहाँ आप देख पा रहे हैं तद्भव शब्द 2 शब्दों की एक से मिलकर बना है, तत् धन भव। ठीक है, तत् धन भव, जहाँ तद का अर्थ है उसका, उससे, और भाव का अर्थ है पैदा होना। यानी कि अर्थात हमारी हिंदी में वे शब्द जो संस्कृत से पैदा होकर हमारी हिंदी में आए हैं। मीन्स कहने का सेंस यह है, आप इतना ही ध्यान देंगे, अर्थात से आप पकड़ने का प्रयास करेंगे। हमारी हिंदी में वे शब्द हैं जो संस्कृत से पैदा होकर हिंदी में आए हुए हैं, उसी को हम तद्भव शब्द की श्रेणी में रखते हैं। इतनी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। चलिए देखिए, आप एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे, यहाँ आप देख पा रहे हैं आंख, हमने यहाँ लिखा है, देखिए यहाँ नहीं लिखा गया, हमने आंख लिखा है, आप इसे चक्षु कह सकते हैं, ठीक है, या नेत्र कह सकते हैं, चक्षु कह सकते हैं। यह हमारा हिंदी का शब्द है, इसमें हम किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। अगर हम कान की बात करें तो कान को हम जो संस्कृत शब्द में अगर कहें तो हमने यहाँ लिखा है, देखिए कर्ण लिखा है, कर्ण को हम हिंदी में कान कहते हैं। वही चीजें यहाँ लिखी गई है कि अर्थात हमारी हिंदी में वे शब्द जो संस्कृत से पैदा होकर हिंदी में आए हैं उसी को हम तद्भव शब्द कहते हैं। 1 नंबर के क्वेश्चन में दोस्तों तद्भव तत्सम से 100% क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर कहीं आपको समस्या है तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हाँ, मुझे इस टॉपिक पर जो है कंफ्यूजन बना हुआ है। चलिए देखिए, हम बात करें आपसे तीसरे नंबर पर देशज या देसी। यहाँ तीसरा नंबर आप देख पा रहे हैं देशज, यानी कि हमारे देश में इसका सीधा सीधा अर्थ हो सकता है देशज या देश में जन्मा हुआ। ठीक है, जो हमारे देश में जन्मा हुआ है उसी को हम देशज शब्द की श्रेणी में रखते हैं। वे शब्द जो बोलचाल के क्रम में ही अपने देश में ही क्षेत्रीय प्रसार परिस्थिति व आवश्यकता अनुसार प्रचलित हो गए हैं और यह नहीं पता है कि वो किस अन्य भाषा से लिए गए हैं। एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, इस परिभाषा से आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमने सिर्फ आपको परिभाषा इसलिए दिया है कि आप परिभाषा को भी जान लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लिख लीजिएगा, क्योंकि बार बार आप जो है लेक्चर अगर यहाँ नहीं समझ में आ रहा परिभाषा से तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। मैं दावा करता हूँ अगर यहाँ आपको नहीं समझ में आ रहा है इस परिभाषा से तो मैं अपने तरफ से समझाने का प्रयास करता हूँ। परिभाषा सिर्फ एक ही मकसद से लिखी गई है कि आप परिभाषा को भी ध्यान में रखते हुए पढ़ाई कीजिएगा। देखिए यहाँ लिखा गया है कि वे शब्द जो बोलचाल के क्रम में अपने ही देश में, यानी हम जो किसी भी शब्द को अगर बोलते हैं तो जैसे अगर हम अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी का कुछ शब्द होता है उसे हम अपने देसी लैंग्वेज में बोलते हैं। अभी हमने यहाँ लिखा गया है तुर्की, अरबी, फारसी, संकर। ठीक है, इन सभी शब्दों को लिखा है हम अपनी भाषा में किस प्रकार से बोलते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। लिखा गया है देशज शब्द, हम वे शब्द जो बोलचाल के क्रम में ही अपने देश में ही क्षेत्रीय प्रसार परिस्थिति व आवश्यकता अनुसार प्रचलित हो गए हैं और यह नहीं पता है कि वो किस भाषा से लिए गए। अगर जाहिर सी बात है आपको नहीं पता है कि यह किस भाषा से लिया गया है तो वह हमारे देसी शब्द के अंतर्गत आएंगे। आप देख पा रहे हैं हमारा जो गड़बड़ है, आप एक चीज हमेशा कहते होंगे कि यार ये तो गड़बड़ हो गया। ठीक है, आप यह गड़बड़ शब्द जो है वो देसी है और पेट शब्द जो आपका है वो भी देसी है। उसी के क्रम में हम पगड़ी की बात करें तो पगड़ी भी आपका देसी है और लोटा आप कहते हैं, आपके घर में लोटा होगा, लोटा भी आपका देसी शब्द होता है। इतनी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। इसी तरह से बहुत सारे शब्द हैं जो देसी शब्द के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, यहाँ इत्यादि लिखा गया है, आप देख पा रहे हैं। और हम 4 नंबर पर बात करते हैं विदेशज। जाहिर सी बात है देसी शब्द देश में जन्मा हुआ और विदेशज शब्द जो होता है वो विदेश में जन्मा हुआ होता है। कहने का सेंस यह है कि आप देख पा रहे हैं वे शब्द जो विदेशी भाषा से ज्यों के त्यों ग्रहण कर लिए गए हैं उसी को हम विदेशी कहते हैं। आप देख पा रहे हैं लिए गए हैं, जैसे तुर्की, अरबी, फारसी इत्यादि भाषा से लिए गए हैं उसी को हम विदेशी शब्द कहते हैं। इतनी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। देखिए पहली चीज आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, ए में हमने लिखा है तुर्की। तुर्की शब्द में आता है यह तुर्की शब्द है या किस भाषा से लिया गया है, इस तरह से पूछा जा सकता है। यहाँ देखिए दारोगा होता है। एक चीज आप ध्यान देंगे, यहाँ बहुत सारे लोग कहते हैं दरोगा होता है। ठीक है,
दरोगा होता है। लेकिन मेरे दोस्त यह वर्तनी सुधार में बार बार आपके एग्जाम में टपकता है कि आप बताइए दरोगा होता है या दारोगा होता है। तो मैं आपसे बताना चाहूंगा, आप ध्यान दीजिएगा, कभी भी अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो यहाँ आप इतना जरूर ध्यान दीजिएगा कि दारोगा होता है, दरोगा नहीं होता है। इसलिए आप इसे अच्छी तरह से कंठस्थ कर लीजिएगा। हमने उसी शब्द को लिया है जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं और ज़्यादा अब कुछ यहाँ बताने की जरूरत नहीं है। आप इस शब्द से पहले भी परिचित हैं, सिर्फ एक बार आपको तरोताजा करने की जरूरत है। चलिए देखिए, बावर्ची, बावर्ची आप सभी को पता होगा, बेगम आप सभी को पता होगा, बीबी ये तो सबको पता होगा, बेगम भी सबको पता होगा, और लाश जो आपका है और कुर्ता जो है, यानी यहाँ ऊपर के जो तुर्की भाषा में लिखे गए दरोगा, बावर्ची, बेगम, बीबी, लाश, कुर्ता, ये सब हमारे किसके श्रेणी में रखे जाते हैं? आप कहेंगे तुर्की की श्रेणी में रखे जाते हैं, यानी कि ये तुर्की भाषा से लिए गए शब्द हमारे बीच में आए हुए हैं। इसी के क्रम में हम आगे बात करें अरबी अरबी भाषा से अगर हम कहें आपसे तो अल्लाह आप कहते हैं भगवान। जो अल्पसंख्यक के लोग हैं वो भाई लोग हैं, वो भगवान को अल्लाह के नाम से जानते हैं, तो आप अल्लाह शब्द, वो अरबी भाषा का शब्द, आप खत बहुत लिखे होंगे, ठीक है, अभी भी कुछ लोग लिखते होंगे, खैर बात की बात है। और तकिया आप सभी यूज करते हैं, लिफाफा और खत का एक दूसरे से दोनों का संबंध होता है। और शराब जो होती है और किस्मत जो होती है, यानी कि अल्लाह, खत, तकिया, लिफाफा, शराब और किस्मत जो है वह हमारे अरबी भाषा के अंतर्गत आते हैं। आपसे एक नंबर के एग्जाम में पूछा जाता है अल्लाह शब्द हमारा किस भाषा से लिया गया है, तो आप कहेंगे अल्लाह शब्द जो हमारा है वह अरबी, आपके सामने लिखा गया है। अगर आगे हम बात करें आपसे, जो फारसी शब्द से लिया गया शब्द है, फारसी शब्द के अंतर्गत आता है, आप देख पा रहे हैं, आराम, शादी, पलंग, मलाई और चाशनी, अफसोस। अगर पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि आराम शब्द वह किस भाषा के शब्द से लिया गया है, तो आप कहेंगे फारसी भाषा के शब्द से लिया गया है। आप शादी समारोह को जानते हैं, पूछा जा सकता है कि शादी किस शब्द से लिया गया है, तो आप कहेंगे फारसी शब्द से लिया गया है, यानी कि पलंग, मलाई, चाशनी, अफसोस, ये जितने भी शब्द हैं, ऐसे से बहुत सारे शब्द आते हैं जो फारसी भाषा के अंतर्गत लिए गए हैं। देखिए एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा, जितने भी प्रकार के शब्द बनते हैं और आपके एग्जाम में जितने भी लगभग क्वेश्चन पूछे गए हैं, सभी को मैं यहाँ आपको बताऊंगा। फिलहाल के लिए आज की वीडियो में सिर्फ आप इतना जानिएगा कि तुर्की, अरबी, फारसी और भाषा हम कहते किसे हैं। यहाँ पर और भाषाएं आती हैं जैसे इंग्लिश हो गई, और ये सब भाषाओं से कौन कौन से शब्द बनते हैं आज हमने इतना ही लिया है। आगे जब बात करेंगे आपसे इस शब्द नामक और भी लेक्चर बचा हुआ है, तो वहाँ मैं और भी आपको शब्द बताने का प्रयास करूंगा। आप यहाँ देखिए 5वें नंबर पर अगर हम बात करें तो संकर शब्द जो होता है, आप 5 नंबर में देख पा रहे हैं संकर, ठीक है। सवाल आता है कि संकर शब्द हम किसे कहते हैं। देखिए एक चीज मैं आपसे बताना चाहूंगा, संकर शब्द आप देख पा रहे हैं बेहतरीन तरीके से कि संकर शब्द हम किसे कहते हैं, तो वे शब्द जो दो भाषाओं के शब्दों के योग, मेल से या योग से बने होते हैं, उसे हम संकर कहते हैं, ठीक है। दो भाषाओं के वे शब्द जो दो भाषाओं के शब्दों के योग से बने होते हैं या मेल से बने होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, संकर शब्द कहते हैं। देखिए यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि एक बार थोड़ा सा और ध्यान देंगे, वे शब्द जो दो भाषाओं के शब्दों के योग से बने होते हैं या शब्दों के मेल, शब्दों के, यहाँ एक शब्द आप काट दीजिए, देखिए यहाँ 2 बार हो गया था, शब्दों के मेल से बने होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, संकर शब्द कहते हैं। यहाँ देखिए आपसे पूछा जा रहा है छायादार, पूछा जा सकता है कि छायादार किस प्रकार का शब्द है, योग रूढ़ है या जो है संकर शब्द है, कैसा शब्द है, तो आप कहेंगे छायादार जो हमारा है वो संकर शब्द है। संकर शब्द दो भाषाओं के मेल से बने होते हैं, जैसे पहला फारसी हो गया, दूसरा हिंदी हो गया। यहाँ आप देख पा रहे हैं छायादार, हमारा छाया शब्द जो है वो संस्कृत भाषा के शब्द से लिया गया है और दार शब्द जो है वो फारसी भाषा के शब्द से लिया गया है। मीन्स यह दो भाषाओं की योग से मिलकर बना है, इसलिए हम इसे संकर शब्द के अंतर्गत रखते हैं। नीचे अगर उसी के क्रम में हम बात करें, पानदान आप देख पा रहे हैं, ठीक है। पानदान, पान शब्द जो है वह हिंदी भाषा का शब्द है और उसी के क्रम में हम दान की बात करें तो दान भी हमारा फारसी भाषा का शब्द है। इस प्रकार यह दो भाषाओं के योग से बना हुआ है, हम इसे किस प्रकार का शब्द कहेंगे, आप कहेंगे यह हमारा शब्द जो है वो संकर शब्द के अंतर्गत आता है, ठीक है।
उम्मीद करते हैं आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। हमने आपको उत्पत्ति के आधार पर पांचों प्रकार को बताया और पांचों प्रकार में किस प्रकार से क्वेश्चंस बनते हैं उसे भी मैंने आपके सामने रखा। आगे इसी के क्रम में हम बात करते हैं रूप या प्रयोग के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। हमने यहाँ रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर इसे छोड़ रखा है। नेक्स्ट आने वाला लेक्चर जो होगा वह इन दोनों टॉपिक को कवर करते हुए आगे की तरफ आप ले चलेंगे। फिलहाल के लिए आज यहाँ आप देखिए कि रूप या प्रयोग के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। पहला हो गया आपका विकारी, दूसरा हो गया अविकारी। सवाल आता है कि विकारी शब्द हम किसे कहते हैं और अविकारी शब्द हम किसे कहते हैं। कि तो अब विकारी शब्द को आप देखेंगे वे शब्द जिनमें लिंग वचन कारक के आधार पर रूपांतरण हो जाता है उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। यानी कोई शब्द ऐसा होगा जिसमें हम लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर और रूप के आधार पर परिवर्तन कर सकते हैं, उसे हम विकारी शब्द की श्रेणी में रखते हैं। जैसे यहां आप देख पा रहे हैं पहला एग्जाम्पल हमने लिखा है कि लड़का पढ़ रहा है। यहां हम अगर उसी का हम लिंग परिवर्तन करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, आप कहेंगे लड़की पढ़ रही है। लड़का शब्द आप जानते हैं कि पुल्लिंग है और लड़की शब्द हमारी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती है, इसलिए लिंग परिवर्तन में लड़का पढ़ रही है, लिंग परिवर्तन करेंगे तो लड़की पढ़ रही है। ठीक है, विकारी शब्द हो गया। दूसरा अगर हम इसी के क्रम में बात करें लड़का दौड़ रहा है, फिर अगर हम वचन की बात करें, हम इसमें वचन परिवर्तन करें तो आप कहेंगे लड़का दौड़ रहा है, यानी कि एक लड़का दौड़ रहा है और लड़के दौड़ रहे हैं, बहुत सारे लड़के दौड़ रहे हैं। लड़का शब्द एक वचन है और लड़के शब्द बहुवचन के अंतर्गत आते हैं। एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, हिंदी में दो वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन, और संस्कृत में अगर हम बात करें तो तीन वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होते हैं। लिंग की अगर हम बात करें तो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग यह संस्कृत में होते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि लिंग कितने, हिंदी में लिंग कितने होते हैं, थोड़ा सा अगर बात ही आ गई है तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हिंदी में, ठीक है, हिंदी में लिंग, आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हिंदी में लिंग की संख्या कितनी होती है, तो आप कहेंगे दो होती है। ठीक है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होती है। ठीक है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, यहाँ आप लिख लेंगे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, यह हिंदी में होती है। और अगर हम हिंदी में बात करें, अगर हम हिंदी में बात करें आपसे कि इस अभी तो आपने देखा लिंग, और वचन की अगर हम बात करें तो दो वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन होता है। इसे भी आप नोट कर लेंगे कहीं कोने में, बार बार आपको परेशान करता है। हिंदी में कहीं पूछ लेगा, कहीं इंग्लिश में पूछ लेगा, कहेगा कि हिंदी में कितने वचन होते हैं, संस्कृत में कितने वचन होते हैं। इस प्रकार से आप कंफ्यूज मत होइएगा। इसलिए हिंदी में हमारे लिंग जो होते हैं वो दो होते हैं और इस हिंदी में जो वचन होते हैं वो भी दो होते हैं। और संस्कृत में ये दोनों की बात करें तो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग, और वचन की अगर हम बात करें तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन संस्कृत में होते हैं। चलिए इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। लास्ट में हम बात करें, लेक्चर का लास्ट आपके टॉपिक चल रहा है, आप देख पा रहे हैं अविकारी। अविकारी शब्द से आप परिचित हैं, ठीक है, जिसमें विकार नहीं होता। आप देख पा रहे हैं जिन शब्दों में लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता उसे हम क्या कहते हैं, अविकारी कहते हैं। अर्थात अपने एक से बने रहें, हमेशा एक से बने रहते हैं। जैसे आज, मैं और इत्यादि शब्द अगर इस तरह से आते हैं तो आप कहेंगे ये अविकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपना फीडबैक अवश्य दीजिएगा और वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।